हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद में क्लास 6th हिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में ये 4th चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो इसी चैनल पर हमने अपलोड किए हुए हैं वीडियो। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जैसा कि हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग एक स्टोरी से होती है और इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसमें आज ये जो चैप्टर है वो है आरंभिक नगर के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हमारा जो भारत महाद्वीप है उसमें जो सबसे जो प्रथम नगर मिले हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही हैं। और सेकंड नगर भी हम लोग जानते हैं कि जो मगध के जो का टाइम था वो द्वितीय नगरीकरण के रूप में जो है जाना जाता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आरंभिक नगर, जिसमें हड़प्पा की कहानी ये हम यहाँ ये टाइटल दिया हुआ है। इसमें हम आगे बढ़ें तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है और कुछ फैक्ट्स हैं। तो स्टोरी हम बस रीडिंग करेंगे और जो फैक्ट्स बनते हैं एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बनते हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हड़प्पा की कहानी है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, तो जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पुरास्थल जो कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर ये जो है हड़प्पा के खंडर से ईंटें उखाड़ लेगा और रेलवे लाइन बिछाई, जिससे क्या है कि उसकी जो है कई इमारतें नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल के बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर यह है कि हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है और जो है ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा ये जो नगर है इसकी सबसे पहले खुदाई हो गई थी, तो सबसे पहले इसको खोदा गया। तो बाद में ऐसा नहीं कि सिर्फ हड़प्पा ही उसमें है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम जो है हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। जबकि उसमें शहर कई हैं, जैसे कोटदीजी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, लोथल है, सारे ही नगर हैं उसमें, लेकिन हम इन सबको हड़प्पा इसीलिए कह देते हैं। इसके बाद में यहाँ एक ये छोटा सा पैराग्राफ है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, ये जो हड़प्पा के जो नगर है कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान है तो आधुनिक पाकिस्तान में जो पंजाब वाला उनका एरिया है, सिंध की जो प्रांत है उनके भारत में जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अभी वस्तुएं क्या मिलेंगी जो ये लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते थे, जैसे मिट्टी के काले बर्तन जिन पर लाल रंग के चित्र बने हैं, है ना। तो एक ये फैक्ट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में, मतलब वैसे तो ये कोई स्पेशल फैक्ट नहीं है, क्योंकि आगे जब हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 11th की तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि किस सभ्यता में कौन सी चीज़ें, मतलब किस जो कोई सिटी है जैसे जो नगर थे तो किस नगर में किस तरह के बर्तन मिले हैं, और वो क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ पर हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर बस ऐसे ही दे दिया है एक जनरल वे में, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के बर्तन बने थे, चित्र बने थे, पत्थर के बाट हैं, मोहरे हैं, मनके हैं, तांबे के उपकरण हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये मैप है, मैप पे हमें फोकस करना है क्योंकि इस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं और फिर वो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। अभी इसमें यहाँ ये जो ये प्लेसेस दिए हुए हैं, ये यहाँ आरंभिक नगर के प्लेस है हड़प्पा सभ्यता के। तो इसमें ये हड़प्पा यहाँ पर दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये रावी नदी के किनारे, इस तरह से हमको देखना है। यहाँ पर ये राखीगढ़ी दिया हुआ है, कालीबंगा है, तो और गवेरी वाला है। अभी ये वाले प्लेसेस तो ज़्यादातर पढ़े होते हैं सारे लोगों ने कि राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, लेकिन ये गवेरी वाला
ये नया शब्द है। तो इस हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को, जो इसमें जो न्यू फैक्ट्स है, जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा के बारे में तो हम ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे, लेकिन गवेरी वाला के बारे में उसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है कि गवेरी वाला जो ये है इसको थोड़ा सा सर्च करना है कि ये किस जगह पर है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और इसको हमें एक पेपर पर नोट बनाना है और ये हमें ज़रूर ही करना है। लोथल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। धौलावीरा है, ये भी। सुरकोटदा और ये सुतका को, जैसे ये कहाँ, ये जो है ये यहाँ से बाहर है, भारत से बाहर। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि इनमें से जो है अभी आधुनिक भारत के में कौन से हैं, आधुनिक भारत के में बाहर कौन सी जगह हैं और किस जगह पर क्या मिला है, ये तो हम करवा ही देंगे। लेकिन इसमें कुछ न्यू फैक्ट्स हैं, जैसे सुतका को है, गवेरी वाला है, इनके बारे में नहीं मिलता है ओल्ड एनसीईआरटी में, तो ये हमें गूगल से करने हैं सर्च करके। इन नगरों की विशेषता क्या थी। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सबको 2 ही हिस्सों में विभाजित किया गया था, कुछ को 2 में किया गया था, कुछ को 3 में किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, जो एक जनरल वे में क्या था कि जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। तो ऊंचाई वाला जो हिस्सा था इसको क्या कहा है पुरातत्वविदों ने, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी, ये भी इस तरह के फैक्ट बन जाते हैं कि जो 4 दीवारियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद, अच्छा पक्की ईंटें या कच्ची ईंटें, तो हमें ध्यान देना है। जैसे गलियाँ बनी हुई हैं तो गलियाँ से कच्ची, उसमें जो कच्ची ईंटें यूज़ हुई हैं। 4 दीवारियाँ हैं, जो दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियाँ उसमें पक्की ईंटें यूज़ हुई हैं। इस तरह की चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं और उस पर हमें एक्स्ट्रा फोकस करना ही है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तालाब। ये सारे लोग ही जानते हैं। इसको जो है महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ाई गई है, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से निकाला जाता था, कुएं से निकाला जाता था, और उसके उपयोग के बाद में जो है खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो इसमें जो हाईलाइट किए हैं ये इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये क्वेश्चन किसी न किसी वे में बनते रहे हैं और बनने के चांसेस भी हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अभी देखो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। इसको रट लेना है कि अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछते हैं यहाँ से। उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में, अच्छा भंडार गृह के बारे में किस किस जगह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। भंडार गृह के बारे में दिया हुआ है कहाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में। तो भंडार गृह के लिए 3 प्लेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं इस एनसीईआरटी में, तो तीनों को हमें ऐसा कैसा ही रट लेना है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल भंडार गृह यहाँ पर मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं। और ध्यान देना है हमें कि ये जो मैप है इसको हमें ध्यान से हमें इसको देखना है, जिससे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार जो न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कैसे याद रखनी है, क्योंकि जब हम मैप में देखते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे जल्दी याद होने लगती हैं। भवन, उसके बाद में आगे है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो ये 2 मंजिले भी घर मिले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मंजिल है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में, तो इसमें प्रत्येक घर में नहीं लिखा हुआ है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से जो है मिल जाती थी। ये एक कॉमन सा फैक्ट है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी जो है देखभाल और सफाई की जा सके। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो इनका जो घर, नाले, जब भी ऐसे कोई नगर बसाना होता था तो उसमें क्या है कि जैसे घर, नाले और सड़क एक साथ उसका जो है निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था।
नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों जैसे सोने चांदी मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। तो यहाँ पर जो है लिपिक का भी एक अंदाज लगाते हैं कि लिपिक भी यहाँ पर होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो मोहरों पर लिखावट मिली है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए इसको जो है पढ़ सकते हैं। उसका इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। आज के टाइम पर भी यही होता है कि जो सिटी होती हैं उनमें ज़्यादातर जो है सर्विस सेक्टर होते हैं। अभी गांव की जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर खेती से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लिपिक है, शिल्पकार है, तो ये यहाँ पर मिलते होंगे कि नगर थे ये, तो स्त्री पुरुष रहते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे, वहाँ से जो है कीमती उपयोगी वस्तुएं लाते थे और जो है दूसरी जगह के जो एक्सपीरियंस होते थे साथ ही लाते थे, सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, तो वो एक्सपीरियंस भी उनके साथ में आते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, है ना, तो यहाँ पर मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। और अच्छा, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिससे जो एग्ज़ाम में काम आए, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। नगर और नए शिल्प, यहाँ पर आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं की वस्तुएं मिली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा के नगरों की बात हो रही है, तो हमें कौन कौन सी धातुएं मिली हैं थोड़ा हमें देख लेना चाहिए। तो हड़प्पा के नगरों में हमें क्या मिला है? पत्थर तो मिला ही मिला है, शंख, तांबे, कांसा भी मिला है, सोना भी मिला है और चांदी भी मिला है। क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें सोना नहीं मिला है, इस तरह से स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें सोना, चांदी ये धातुएं मिली हैं जो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें याद रखनी है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में कौन से हैं? मनके, बाट और फलक। तो मनके, बाट और फलक भी यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। कैसी मोहर बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। और ये इन आयताकार मोहरें कैसी हैं? ये मोहरों का आकार आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। यहाँ ये भी हमें इसको अंडरलाइन करना है। जानवरों के चित्र मिलते हैं। सामान्यतः किसके चित्र मिलते हैं? हमें जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग, अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर फिर से कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में किस कलर के बर्तन मिले हैं? काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। तो बर्तन है लाल मिट्टी के, डिज़ाइन किया हुआ है काले रंग से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के हमें बर्तन मिले हैं। तो इसमें डिज़ाइन है, हाँ इसमें डिज़ाइन है, बिल्कुल जो प्लेन बर्तन नहीं है। पत्थर के इसमें जो है कार्नियल पत्थर के बनाए जाते थे, मन के बनाए गए हैं। कढ़ाईदार वस्त्र। अच्छा, यहाँ पर ये देखो पत्थर के बाट है, यहाँ पर ये पत्थर के बाट का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो और इन बाटों को चर्ट पत्थर से बनाया गया है और जो है वो तौलने के लिए शायद बनाया गया होगा, तो ऐसा कोई इसमें फैक्ट नहीं बन रहा है। और इनमें से कई जो है कार्निलियन पत्थर के भी मिले हुए हैं मनके, और पत्थरों को काटकर और तराशकर बनाए गए मनके जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर क्या है? कढ़ाईदार वस्त्र। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसने कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। ये एक स्टेटमेंट आता है पेपर में एग्जाम में कि जो है कढ़ाईदार ये इस तरह से ये 3 फूलों वाला जो डिज़ाइन है, तो इस तरह की कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति जो है उसकी मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कहाँ? मोहनजोदड़ो में, है ना। तो यहाँ हड़प्पा नहीं हमें लगाना है, यहाँ पर ये जगह है मोहनजोदड़ो। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती के कहाँ मिले हैं अवशेष? मेहरगढ़ में। और ये मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष। अब ये भी एक पॉइंट बन रहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान का ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी और जो फेयोन्स
से बनी तकलियाँ सूत कताई का जो है संकेत देती हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं और हमें जो है इनको हमें ध्यान में रखना है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मणिके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो यहाँ पर यहाँ से हमें कोई फैक्ट नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये फेयंस, ऊपर शब्द आया था फेयंस, तो ये फेयंस क्या है इसको एक बार पढ़ लेना। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस है उसको जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों का जो चूड़ होता था उसमें गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाते थे। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। तो यहाँ पर फेयंस से जो है मणिके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। अब कच्चा माल तो सारे ही लोग जानते हैं, वही माल जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाता है तो कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहेंगे, है। तो इस तरह की जो चीज़ें, अभी हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य जैसे ये जो पत्थर हैं इनका ये जो है दूर दूर से आयात भी करते थे, ये दूसरे कंट्री से भी आयात करते थे। तो ये आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस कंट्री से क्या आयात किया जाता था। हड़प्पा के जो लोग थे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब देखो यहाँ पर तांबे के आयात के बारे में बताया, राजस्थान से, पश्चिम एशियाई देश जो है ओमान से भी करते थे। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ये ओमान से भी करते थे यहाँ से। और कांसा बनाने के लिए तांबा जो होता था, ऐसे कांसा बनाते हैं ना, तो तांबा के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु टिन, तो टिन का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ये रटने वाली चीज़ें, इनको जो है रट लेना है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बच्चों का खिलौना हल मिला है, ये वाला चीज़ है। यहाँ पर बच्चों का जो हल ये जो हल मिला है वो खिलौना हल मिला है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी, यहाँ पर ये आगे दिया हुआ है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। बताया था मैंने कि जो है नगर थे तो नगरों को जो कच्चे माल की सप्लाई करते थे वो आसपास उनके बसे हुए गांव ही थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे हैं, लेकिन ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लकड़ी के हल बनाए जाते थे। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में जो है सिंचाई कम होती थी, बारिश कम होती थी, तो सिंचाई के लिए जो है लोगों ने तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गाय पालते थे, देखो यहाँ पर गाय पालने का लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि गाय की मोहर मिली है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे, लेकिन जो है सूखे जो महीने होते हैं उनमें मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जो है जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में जो है हड़प्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अभी ये क्वेश्चन 2022 वाले पेपर में पूछा था यूपीएससी के। तो कच्छ के इलाके में, अभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एडवांस बुक्स में नहीं मिलती हैं हमें सारे में, कच्छ के इलाके में, धौलावीरा किधर है? कच्छ के इलाके में है ना, इसको ध्यान में रखना है। और कहाँ है? खादिर बेत के किनारे। वहाँ क्या है? साफ जमीन, साफ पानी मिलता था और उपजाऊ जमीन थी। हड़प्पा सभ्यता इसमें जो है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। तो ये जो धौलावीरा नगर है ये कितने भागों में है? 3। अभी मैंने ऊपर बोला था कि कुछ 2 भाग में थे, कुछ 3 भाग में थे। तो यहाँ इसमें धौलावीरा जो है कितने भागों में? 3। इसको हमें याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आ भी चुका है, तो ये फिर से रिपीट होने के मतलब जैसे उसमें आ चुका है कि
इस तरह की जो चीज़ है वो धौलावीरा के लिए कुछ चीज़ें लिखकर इस तरह से आई कि ये जो है कहाँ है। तो मतलब हाँ, ये धौलावीरा मतलब ये जो विशेषताएं हैं, ऊपर विशेषताएं दे दी क्वेश्चन में कि ये किस शहर से नगर से हड़प्पाकालीन मिलती हुई हैं, तो धौलावीरा से था। अब उसमें ये चीज़ें नहीं उसमें दी हुई थी कि जैसे वो 3 भागों में बांटा हुआ है या कच्छ के इलाके में है, तो ये या खादर-बेद के किनारे हैं, तो इन चीज़ों को हमें जो है ध्यान में रखना है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी हैं यहाँ पर। और इस नगर में खुला मैदान भी है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ जो मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को, तो यहाँ पर क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं हमें हड़प्पा लिपि के, है ना। तो संभवतः इन अभिलेखों को किस में जड़ा गया है, लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आम तौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं, है ना। तो एक यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पे जो अभिलेख हैं, जो हड़प्पा के में जो है लेख, हड़प्पा में जो भी सभ्यता में अभिलेख मिले हैं जिनको हम देखने की और उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर हम मोहरों के बेस पर करते हैं। और यहाँ पर जो धौलावीरा में जो मिला है, तो वो जो अवशेष मिला है वो एक लकड़ी में जड़ा गया हमें मिला है अभिलेख। तो यहाँ पर ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पर गुजरात में ही खंबात, अच्छा ये तो है कच्छ के इलाके में, और यहाँ पर लोथल किधर है, खंबात की खाड़ी में। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि धौलावीरा है कच्छ के इलाके में और लोथल नगर है गुजरात में खंबात की खाड़ी में। और किसके किनारे बसा हुआ है, साबरमती की उपनदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। जहाँ कीमती पत्थर, जैसे यहाँ पर क्या मिला, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ ये जो है पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये बहुत स्पेसिफिक फैक्ट हैं कि जो है कि इसका महत्वपूर्ण, ये जो लोथल है किस चीज़ का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था, पत्थर, शंख और धातु से बनाई चीज़ों का था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी से, मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप, जैसे कोई सामान पैक करते हैं तो वही है पैकिंग, जब उसमें कहते हैं कि सील लगा दिया सामान में, वही मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप यहाँ पर मिले हैं। लोथल का जो बंदरगाह, लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, इसको हमें देखना है। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये जो एक बड़ा तालाब, इसका जो है बंदरगाह रहा होगा जहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता था। तो इसको एक गोदीवाड़ा शब्द जो है दे दिया गया है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर जो है मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पर मोहर के बारे में लिखा हुआ है। तो अच्छा, वो मोहरबंदी के बारे में बताया था, वही है यहाँ पर। ये जैसे मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य, अच्छा इसमें जो है हमने जो है कुछ हमें पॉइंट्स मिल गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऊपर, उन्हें हमें याद करना है। इसमें यहाँ पर जो है सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि क्या है कि सभ्यता का अचानक से अंत हो गया और उसके हमें जो है मिलते हैं कुछ सबूत, लेकिन उसको हम कंफर्म नहीं कर पाते कि यही सबूत जो है ऐसे, मतलब यही जो रीज़न थे जिसकी वजह से वो सभ्यता अंत हुई, ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, लोगों ने क्या किया, नगरों को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप था लोग गायब हो गए, नगर खत्म हो गए थे और ग्रामीण सभ्यताएं जो थी वो उस टाइम पर चल रही थी। तो वो हमें आगे देखने को मिलेगा। लेखन, मुहर, अच्छा क्या क्या बंद हो गया था, लेखन बंद हो गया, ये फैक्ट बनता है यहाँ पर। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। कच्चे माल का आयात कम हो गया था। इसका मतलब क्या है कि
जो है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि गाँव जो ग्रामीण सभ्यता थी और ग्रामीण जो सभ्यताएं होती हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, तो जितना उत्पादन उतना उनका खपत हो जाता है, तो आयात निर्यात का कंसेप्ट थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि कच्चे माल का हमें देखने को मिलता है कि कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों के पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, अब अपनी अपनी राय देते हैं कि क्या हुआ होगा, कि नदियां सूख गई थी, कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो नए नगर वही अपना, अभी मैंने बताया था द्वितीय नगरीकरण जो हुआ, उसके बीच में जो है लगभग 600 साल का लगभग जो है गैप पड़ता है उसमें। तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद में जो है आर्य सभ्यता आई है, तो वो भी एक ग्रामीण सभ्यता ही थी। फिर नगरीकरण जो स्टार्ट हुआ है फिर वो मौर्य काल से, मगध के टाइम से ही स्टार्ट हुआ है। तो उसमें भी हस्तिनापुर और कौशाम्बी इस तरह से जो है नगर मिलते हैं शुरुआती, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर में हमें इस तरह की कई चीज़ें मिली हैं जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ जो है पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, क्योंकि यही फैक्ट्स हैं जो छोटी छोटे जो एनसीईआरटी में छोटी क्लासों में दी हुई होती हैं, तो उनको जो इग्नोर कर देते हैं बच्चे, और फिर वो छोटा छोटा जो डिफरेंस होता है वो कई बार हम जो है एडवांस बुक में हमें नहीं मिलता है, और उस चीज़ को मिस कर देते हैं। और हमारे क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर, या छोटी छोटी जो हम डिफरेंस देखते हैं इन चीज़ों में, उसको देखकर अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं तो वो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। चलो ठीक है, तो चैप्टर 4 ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कल देखेंगे चैप्टर 5 इसका। ओके, और इसमें जो ग्रामीण सभ्यताएं हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें दी हुई हैं, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है कि हम इसको कहाँ से सर्च करेंगे। हम उसके साथ ही उसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे जिस बुक में जितना दिया जा रहा है बस उसको वैसे हम याद करेंगे। ठीक है, ओके।